हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग यून फ्यूचर एजुकेशनल। चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, जो हमने बात की थी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या फिर एबनॉर्मल मोनोमर्स। तो हम क्या करेंगे आज उसके ऊपर, जो न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोर्ड के अंदर, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एबनॉर्मल मोनोमर्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है ना, और ये किस कंडीशन में वर्क करता है। तो कंडीशन हमारी कोई एक ही थी, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो क्या हो जाए, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करें। देखिए आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ करना है या नहीं करना है। आप इसके न्यूमेरिकल्स को जब लगाएंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैं आपको बहुत इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात कन्फ्यूजन की, उसका तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें बस देखना होगा कि यहाँ पर क्या एसोसिएशन किसी भी तरीके से या डिसोसिएशन की बात कही जा रही है। आपको किसी न किसी फेवर में या किसी न किसी तरीके से मेथड के जरिए हम उसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से बताया गया होगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ सॉल्यूट है वो या तो एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। यानी किसी भी तरीके से उसकी जो एक्चुअल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो आपको आई पूछा जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया था, एक रेशियो दिया था, किसके बीच में, हमें दिया था जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं और जो ऑब्जर्व, यानी कि जो नॉर्मल मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल होती हैं उसे नॉर्मल बोलते हैं, जो ऑब्जर्व होती हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, रिजल्टेंट पे निकलती हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना हमने डाला था वो हमारा क्या थ्योरेटिकल या फिर नॉर्मल कह सकते हो, और जो हमने रिजल्ट में देखा कि अब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर एसोसिएशन, तो वो वैल्यू हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसकी है, वो है हमारी ऑब्जर्व की, ठीक है ना। तो हमने जो अपने न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले लिखे थे हम उसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो हमने आई की वैल्यू जो बताई थी आपको, आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, हम इसे और करके ऐसे भी लिख सकते थे हमारे पास, और जो ऑब्जर्व हमारे पास क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो क्या होगा हमारे पास, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलर मास के क्या था, इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हमें क्या करना, हमेशा आई के लिए याद रखना है। और हमने फॉर्मूले क्या लिखे थे, हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या हो गया था, पी ए नॉट माइनस के पी टोटल होता है या फिर सॉल्वेंट कह सकते हो आप लोग, पी ए नॉट इक्वल टू क्या था हमारे पास, आई एक्स बी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी डॉट एम, ये सेकेंड फॉर्मूला था। हमारे पास थर्ड फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ डॉट एम यानी मोलैलिटी, ये फ्रीजिंग पॉइंट के केस में था। और फोर्थ जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, पाई इक्वल टू क्या हो गया था, आई सी आर टी। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया था। ये हमारे मेन फॉर्मूले थे। हमने देखा था क्या, जब हमारे पास डिसोसिएशन होता था तो हमने देखा था क्या, आई की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और जबकि एसोसिएशन टाइम्स में क्या होता था हमारे पास, आई इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो इसको हमें अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और कोई छोटी मोटी बातें होंगी तो वो हम उससे बाद में देख लेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए जो एक रिएक्शन सपोज कीजिए आपने जनरल रिएक्शन लिखी, जैसे कि मान लो मेरे पास मेरे पास रिएक्टेंट है, क्या है, एक ए रिएक्टेंट। सपोज मैंने ए भी एक सॉल्ट के बारे में बात करता हूँ। अब ये सॉल्ट अगर कैसा है, वीक है, कैसा है, वीक सॉल्ट है, तो वीक सॉल्ट होगा तो ये क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, नहीं। अगर बात की है वीक और स्ट्रॉन्ग की केस में, तो ध्यान रखना ए बी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पर भी इसे इलेक्ट्रोलाइट ही लिख देता हूँ मैं समझने के लिए, इससे क्या आसानी से हम क्या समझेंगे, आज के टॉपिक को समझ सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या हो गया, जब ए बी मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ए प्लस और बी नेगेटिव होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल अगर 1 मोल है, ठीक है ना,
ये जीरो है किस पर, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर। तो किसी भी टी टाइम पर, एक बात ध्यान रखना, टी टाइम पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाएगी तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी यहाँ कह सकते हो जीरो मोल, क्या हो गया, जीरो मोल। और ए प्लस कितना हो जाएगा, 1 मोल, ये भी बचेगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 मोल, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीटली, यानी जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा। अगर बात कर रहे हैं डिसोसिएशन प्रोसेस में, अगर बात कर रहे हैं एसोसिएशन में, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन, यहाँ पर कंप्लीट एसोसिएशन। बात ध्यान समझ में आ गई। जब भी हम किसी भी स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ब्रेक होता है या फिर एसोसिएट करता है अगर, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली जो भी काम करेगा कंप्लीटली करेगा। लेकिन अगर वीक है तो वीक होगा तो क्या होगा, जैसे वीक हमारे पास सॉल्ट होते थे या फिर वीक एसिड होता था, तो वीक एसिड क्या करता था, कंप्लीटली ब्रेक होता था नहीं, 5% या फिर उससे कम ही क्या होता था, ब्रेक होता था, बाकी पूरा पूरा वैसे ही बना रहता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ए बी मॉलिक्यूल है तो ए प्लस और बी नेगेटिव आयन में टूटेगा। तो यहाँ पर 1 मोल है कब, टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम, क्लियर है ना, इनिशियल टाइम है, यहाँ पर कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैं बात करता हूँ किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर बात करता हूँ तो 1 में से अगर मेरे पास क्या हुआ है, अल्फा मोल अगर डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, एन अल्फा। मैंने आपको क्या बताया, एन डिपेंड करता है कि कितने ए है हमारे पास और कितने बी है, यानी एन अल्फा ये भी, क्योंकि अल्फा ही मोल हमारे क्या हुए, डिसोसिएट हुए, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, एन अल्फा, और क्या हो गया, एन अल्फा, ठीक है ना। जो हमने जो फॉर्मूले निकाले थे वो किसके लिए थे, वो तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ध्यान रखना, जो हमारे पास जो आई की वैल्यू निकली है ये सभी हमने किसके लिए निकाली है, ये वीक के लिए निकाली है। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अगर हम बहुत अच्छे से याद रखना है, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए हमें डिपेंड करता है, जैसे सपोज करो मेरे पास NaCl है, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू वही होगी जो उसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, आयंस, कैटाइंस प्लस एनाइंस को मिक्स कर देंगे, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2। स्ट्रॉन्ग के केस में अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास सपोज करो क्या है, CaCl2 है, इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आयन और 2 आयन इसके हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 3 आयन हो गए। ये कब होगा, ये कंप्लीटली जब हमारा एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन चल रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर अभी फिलहाल कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया। अगर AlCl3 है और ये कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो आएगी कितनी हो जाएगी, 3 Cl और 1 Al, कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर ये है हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, खैर तो क्या होगा, मान के चलते हैं, तो क्या होगा, 4 क्लोरीन और 1 कार्बन, कितना होगा, आई की कितनी होगी, 5। इस तरीके से हमें क्या करना है, याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स के होंगे हमारे पास, सपोज करो पहले 1 थे अब 2 हो गए, तो कितना हो गया, 2/1, 2 वैल्यू, पहले 1 था अब कितना हो गया, 3 में चेंज हो गया, 3/1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऑब्जेक्ट ऊपर है, नॉर्मल नीचे है, मतलब थ्योरेटिकल क्या है, नीचे है। इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट, यानी स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस हमारे क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल 2 में टूट रहा है और कंप्लीटली टूट रहा है, तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितने में ब्रेक होगा वही क्या हो जाएगी, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ, अगर परसेंटेज की बात कर दिया, यानी कि बोला जाए कि भैया इतना परसेंट, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, यानी कि वीक है अगर, तो इस केसेस में बात कर सकते हैं। अगर परसेंटेज की केस में होगा तो परसेंटेज के केस में भी कैसे निकालेंगे, उसे हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए इन पॉइंटों को, ठीक है ना, आज के लिए। फिर हम बात करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं अपने आज के न्यूमेरिकल के साथ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो क्या क्वेश्चन दिया गया, पहला, सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.1 ग्राम ऑफ BaCl2 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, बॉयल सेट इतना, मतलब आपको सॉल्यूशन दिया गया है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना है, उसमें क्या डिजोल्व है, 3.1 ग्राम ऑफ BaCl2 डिजोल्व है कितने में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में। आपसे बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यानी आई कैलकुलेट बोला गया, और मोलैलिटी यानी कि आई और एम पूछा गया है, यानी आपको आई कैलकुलेट करना है और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर आई तभी पता चलेगा जब हमें या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोलर मास या फिर क्या हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है, यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया आपको। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जानते कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से जो डेल्टा डीबी, यानी ये
किस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल तो नहीं है, कैसी है, वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो पक्का क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर आया होगा। और आई इक्वल टू हम जानते क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो हमारी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। थ्योरेटिकल मतलब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या, एलिवेशन ही है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जर्व डेल्टा टीवी अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा टीवी, ठीक है ना। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऑब्जर्व भी है और एक थ्योरेटिकल है। अब हमें कैसा पता चलेगा, तो देखो जरा, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है यानी कब, जब ये किया BaCl2 को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, मिक्स करने का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बना, ये बना है, तब वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया है। मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होंगे, इस केसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा आई यानी कि यहाँ पर जो हमारा डेल्टा टी बी यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो हमें मालूम होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया 100.083 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये दिया गया आपको टीबी नॉट और ये दिया गया टीबी, तो यहाँ पर जो डेल्टा टीबी निकालोगे वो क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, और कितना हो जाएगा 100.083 डिग्री सेल्सियस माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस, और कितना बनेगा 0.083 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो डेल्टा टीबी निकला है भाई वो क्या है, अब ये ऑब्जर्व है या नॉर्मल है, तो ये देखो जरा, ये हमने देखा ये ऑब्जर्व है, ये हमने देखा क्या हुआ कि जब BaCl2 3.1 ग्राम ऑफ BaCl2 डिजोल्व किया 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तब जाकर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, इतना ज़्यादा हो गया। तो ये चेंजेस जो आए हैं वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी ऑब्जर्व वैल्यू को। तो जो डेल्टा टीबी होगा वो कैसा होगा, ये होगा ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, क्या होगा ऑब्जर्व डेल्टा टीबी। आप क्या करना है, आपको निकालना है नॉर्मल या फिर थ्योरेटिकल कोलिगेटिव, यानी थ्योरेटिकल यानी नॉर्मल डेल्टा टीबी निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे, नॉर्मल निकालने के लिए क्या कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा टीबी इक्वल टू kV.m, सिंपल फॉर्मूला ये होता था हमारा, सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या होता था हमारा, डेल्टा टीबी इक्वल टू kV.m। kV मालूम है, आई यहाँ से नहीं निकालना हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू kV.m, मोलैलिटी भी निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे। हमको गिवन क्या है, देखो जरा, गिवन है WB कितना 3.1 ग्राम, MB हमें गिवन है MB कितना 208.3 ग्राम पर मोल, हमको गिवन क्या है WA कितना 250 ग्राम ऑफ वाटर। हमको क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी। मोलैलिटी क्या होता है WB अपॉन MB, इधर WA इधर 1000, क्या हो जाएगा WB कितना है 3.1 अपॉन 208.3 इंटू 1000 अपॉन 250, कितना होगा 250 हो गया, कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 5 24 टू जा 8 पॉइंट, ठीक है ना। अभी कैसे करेगा, ये भी कर दो, 0 कर दो, 4 7 या 28 और 5, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.1 अपॉन 52.75। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05952, इस तरीके से वैल्यू लगभग मिलेगी। ये क्या होगी, हमारी मोलैलिटी की वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या मिलेगा केवी, केवी की वैल्यू कितनी 0.52 इंटू 0.0595, इतना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो क्या मिलेगा डेल्टा टीबी, और ये जो डेल्टा टीबी मिलेगा, ये डेल्टा टीबी हमारा क्या होगा, ये डेल्टा टीबी होगा हमारा एक तरीके से थ्योरेटिकल, क्या होगा थ्योरेटिकल या फिर नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ यानी कि जो ऑब्जर्व डेल्टा टीबी था ये हमारा क्या थ्योरेटिकल डेल्टा टीबी है, थ्योरेटिकल वाला। अब इसकी वैल्यू को जरा वीडियो को पॉज करके जरा वैल्यू फटाफट निकालो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है आई क्या होता है, अभी मैंने बताया ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, यानी कि ऑब्जर्व डेल्टा टीबी हमारा क्या 0.083 डिग्री सेल्सियस अपॉन
डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हटा दो फिलहाल, और जो थ्योरेटिकल निकला उसे वैल्यू को पुट करो और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल आएगा। जरा वीडियो को पॉज करके जरा सॉल्व करो जरा। देखिए मैंने क्या देखा, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 0.03095। ये डेल्टा टीवी की हमारी थ्योरेटिकल यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमारा दिया गया, नॉर्मल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर वैल्यू को मैंने पुट किया नीचे तो क्या हो गया सॉल्व आया आई इक्वल टू 2.68, यानी वाटर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2.68। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था ये था, और मोलैलिटी हमारा क्या निकला था ये, यानी हमारा दोनों आंसर क्या हो गया कैलकुलेट इजिली हो गया है। और आई की वैल्यू क्या है हमारी, और यहाँ से हमें पता चलता है कि आई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, यानी पक्का यहाँ पर क्या होगा डिसोसिएशन हुआ होगा। और वैसे भी BaSiL2 क्या है एक सॉल्ट है जो कि इजीली हमारा क्या होगा ब्रेक डाउन होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा वो आइंस में ब्रेक होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या होंगे इंक्रीज, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या था देखा आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 2.68 हो गई। इस तरीके से हमने क्या किया देखा है। अब 2.68 का मीनिंग देखो क्या समझ में आ रहा है, यानी देखो जरा मैंने आपको क्या बताया कंप्लीट डिसोसिएशन जब होता है तो आई की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ आइंस की इक्वल, टोटल नंबर ऑफ आइंस Ba एक आयन और 2 क्लोरीन कितना हो गया 3। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है यानी कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी मिल रही है 2.68। इसका मतलब क्या है कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, कुछ कम हो रहा है डिसोसिएशन, तभी आई की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2.68। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया वांट ऑफ फैक्टर, तो हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पर एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात की जा रही है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे और समझा जा सकता है बढ़िया तरीके से। इसे नोट कर लीजिए एक बार पहले। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.0711 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कैलकुलेट करना हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF कैलकुलेट करना है किस सॉल्यूशन के लिए 0.0711 मोलर, जिसकी मोलैलिटी कितनी दी गई 0.0711 मोलैलिटी दी गई है Na2SO4 सॉल्यूशन के लिए। इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली में जो सॉल्यूशन जो फ्रीज होता है वो हमारा कितना दिया गया 0.32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाटर यानी कि वो हमारा क्या फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, यानी हमें दिया गया TF और TF कितना है माइनस के 0.320 डिग्री सेल्सियस। और हम जानते हैं TF नॉट वाटर के केस में TF नॉट हमेशा कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF कितना निकलेगा हमारा, डेल्टा TF निकलेगा हमारा क्या TF नॉट माइनस के TF, ये तो होता है हमारा ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये वैल्यू कितनी माइनस की कितनी है 0.320 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा ये प्लस के, प्लस में कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस में आ जाएगी हमारी 0.320 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया डेल्टा TF। अब बताइए ये डेल्टा TF कौन सा है, ऑब्जर्व या फिर कैलकुलेटेड, मतलब थ्योरेटिकल है, कैसा है। अब इसको समझो जरा। यहाँ पर हमें बोला गया था इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीज एट जी, यानी एक्चुअली में ये कितना इतना फ्रीज होता है, तो ये क्या हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी कि हमने जब देखा कि हमने जब सॉल्यूट को मिक्स किया सॉल्यूशन का जो एक्चुअल में जो फ्रीजिंग पॉइंट था अब कितना हो गया है इतना हो गया है। तो जो डिप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, वो ऑब्जर्व के केस में आएगा। जो लास्ट रिजल्टेंट वैल्यूज है वो हमारी क्या होती है ऑब्जर्व, यानी डेल्टा TF जो हमारा है वो कैसा है ऑब्जर्व डेल्टा TF है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जर्व डेल्टा TF। क्लियर। अब हमें क्या करना है वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा आई इक्वलिटी क्या होता है ऑब्जर्व डेल्टा TF। यहाँ में डेल्टा TF क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आई क्या होता है आई होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व डेल्टा TF हमें मिल गया है, हमें क्या करना है थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी थ्योरेटिकल जो हमारा डेल्टा TF होगा वो पता करना है। अब वो थ्योरेटिकल कैसे पता करोगे, TF आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF डॉट मोलैलिटी। KF कितनी दी गई है 1.86, ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस है। खैर जो भी डेल्टा TF होता है चाहे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हो वही वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि हमारा पास जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में क्या और सिमिलर ही होंगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मोलैलिटी कितनी दी गई 0.0711। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा TF मिलेगा डेल्टा TF मिलेगा वो क्या होगा वो हमारा होगा एक तरीके से थ्योरेटिकल डेल्टा TF। क्या होगा थ्योरेटिकल डेल्टा TF। और यहाँ से क्या करेंगे जब हम लोग वांट ऑफ यानी आई लिख देता हूँ एक बार वांट ऑफ
फैक्टर, आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ अपॉन थ्योरेटिकल डेल्टा टी एफ। अब ऑब्जर्व कितना हमारे पास, ऑब्जर्व है 0.320 डिग्री सेल्सियस। अब थ्योरेटिकल पता कर लो तो क्या हो जाएगा, इजीली आई कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार जरा वीडियो को पॉज करके फटाफट से निकालो जरा। चलिए तो फटाफट क्या होगा, हमारा जो डेल्टा डी होगा जब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.132, क्योंकि डेल्टा डी है तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0.132 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ में हमें मिलेगा 2.42। आई की वैल्यू क्या होगी 2.42 होगी, और आई की वैल्यू 2.42 है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पता चलता है कि आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर पक्का क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पक्का डिसोसिएशन हो रहा होगा। सॉरी हाँ सही है, आई के लिए क्या 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पता कर ली। क्वेश्चन अगर बोलता है कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन, आप बताइए, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा डिसोसिएशन, 1 से कम है एसोसिएशन 1 के इक्वल है, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। क्लियर। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन में आपने क्या नोटिस किया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं या तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हुए चलते हुए आ रहे हैं कि पहले हमारी क्या थी फ्रीजिंग पॉइंट की जो हमारा था, जो डिप्रेशन था वो ऑब्जर्व कितना था, थ्योरेटिकल कितना था, तो कोई ना कोई दी जाती है आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, आपको जो एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा सॉल्यूशन का वो दिया गया। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमने निकाला है ये किसको बताता है, ऑब्जर्व को बताता है। यानी हमने देखा था इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेज है इतने, यानी कि ये सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीज उतने को हो रहा है, यानी ये एक तरीके से रिजल्टेंट है ना, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिक्स करने का जो सॉल्यूशन बना अब वो इतने में एक्चुअली में फ्रीज हो रहा है, तो वो क्या है हमारा एक तरीके से ऑब्जर्व, यानी क्या है ऑब्जर्व हो रहा है, यानी लास्ट रिजल्टेंट वैल्यू शो कर रहा है हमारी। तो यहाँ से हमने क्या किया ऑब्जर्व डेल्टा टी निकाला। कैलकुलेट हमेशा क्या करेंगे, जब कैलकुलेटर यहाँ पर थ्योरेटिकल निकालना होगा तो सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या बताता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाई 0.45 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है जो हमारा है वो कितना लोअर हो रहा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको एक तरीके से गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो डेल्टा टी एफ है वो कितना है 0.45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और आपको क्या गिवन है डब्ल्यू बी, यानी सॉलिड कितना दिया गया 0.3 ग्राम, आपको दिया गया डब्ल्यू ए कितना दिया गया हमारा 30 ग्राम। क्लियर। आपको बोला गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दिया गया मुझे अच्छी तरीके से। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। बात समझ में आ रही है। अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा मुझे 60। आप लोग चेक कीजिएगा। अब जो 60 जो मोलर मास होगा वो मोलर मास का कैसा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा थ्योरेटिकल है या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है सिंपल तरीके से, यानी जो एक मशीन में एसिडिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है टोटल 60, तो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अब देखो जरा, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया वांट ऑफ फैक्टर आई। अब आई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें या तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है या मोलर मास के ऊपर जाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में कोई बात की नहीं गई है, किसके बारे में बात की गई है, हमें यहाँ पर बात की गई है एक तरीके से मोलर मास के बारे में। क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर होती तो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग हो रहा है उसके बारे में बात करते हो तो डेल्टा टी दिया गया किसका, उस सॉल्यूशन का दिया गया है, किसका दिया गया उस सॉल्यूशन का। लेकिन जो दिया गया है डेल्टा टी एफ, लेकिन ये डेल्टा टी एफ अकेला दिया गया है। अब हमें क्या पता है, हमें ये तो पता नहीं है कि हमें कैलकुलेट कैसे निकालेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ डॉट मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालो फिर डेल्टा टी एफ निकालो उससे निकालो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है आपको। ये मोलर मास 60 क्या हमारा, ये नॉर्मल तरीका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जर्व, जो हमारा इस सॉल्यूशन में मिलता है। यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे क्या कि डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ है ये नॉर्मल है। ऑब्जर्व पता करना है तो डेल्टा टी एफ जो हमारा होगा ऑब्जर्व वो कैसा होगा के एफ डॉट मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है हमारी डेल्टा टी एफ, हमें क्या करना है पता करना है के एफ कितना है 5.12। मोलैलिटी क्या होती है डब्ल्यू बी अपॉन
डब्ल्यू बी कितना दिया गया है 0.3 अपॉन मोलर मास यानी एम बी। ये एम बी हमें क्या करना है, क्या निकालना, नहीं ये नहीं निकालना है, एम बी इंटू यहाँ पर क्या है डब्ल्यू कितना है 30 ग्राम इंटू 1000, ये हमें निकालना है। ये हमें किसके लिए, ऑब्जर्व के लिए निकालना है। तो ऑब्जर्व कितना दिखाएंगे डेल्टा टी एफ 0.45 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें दिया गया 0.45 डिग्री सेल्सियस। एम बी कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या करो, एम बी कैलकुलेट करो, सॉल्व करोगे तो कितना होगा 5.12 इंटू 0.3 इंटू 1000 अपॉन 0.45 इंटू 30, पॉइंट से एक जीरो गया, 3 10 टाइम्स, इससे एक और ये गया, कितना बता है, ये 10 हो गया हमारा। इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 51.2 अपॉन 0.45। अब यहाँ से आप एम बी निकालो यानी मोलर मास। अब ये मोलर मास होगा तो कैसा होगा, ऑब्जर्व होगा। और जब ऑब्जर्व एम बी निकाल लोगे आप तो क्या करोगे, जो थ्योरेटिकल वाला हमारा है उसके बेसिस पर क्या करोगे, आई। और आई क्या होता है हमारा, आई होता है, आई मोलर मास अपोजिट काम करता है। तो अब हमारा क्या होगा, थ्योरेटिकल ऊपर होगा, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। और थ्योरेटिकल कितना है, वो है हमारा 60 अपॉन ऑब्जर्व। निकालिए, यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आई की वैल्यू। जरा वीडियो को पॉज करके फटाफट से निकालो जरा। चलिए, तो हमने देखा क्या, यहाँ पर मोलर मास जो हमारा ऑब्जर्व निकला वो कितना निकला 113.8। वैल्यू पुट किया मैंने, क्या मिला, आई की वैल्यू 0.527। मतलब क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू लेस देन 1, मतलब ये पक्का किसके बारे में बात कर रहा है, एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो जरा क्या हुआ, यहाँ पर क्या हम लोग और भी तरीके से निकाल सकते थे क्या, यानी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, डेल्टा टी एफ दिया गया था। अब जो डेल्टा टी एफ दिया गया है, ये डेल्टा टी एफ किसका दिया गया है, ऑब्जर्व का, यानी ये देखा गया, रिजल्ट में क्या देखा गया, ये देखा गया। अब थ्योरेटिकल डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे आप, अब थ्योरेटिकल डेल्टा टी एफ तो आपको तब पता होता है जब आपको उस सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल दिया भी गया होता है, यानी कि आप कितने सॉल्यूशन पे फ्रीज हो रहा है और वो एक्चुअल में बेंजीन हमारे पे कितना होता है, तो हम थ्योरेटिकल निकालते भी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है थ्योरेटिकल। यहाँ तो आपको थ्योरेटिकल के बारे में बात ही नहीं की गई कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को मोलर मास से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें मोलर मास दिया गया है, कितना है, एसिटिक एसिड दिया गया है, तो उसका इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें ऑब्जर्व निकालना होगा, तो यहाँ से के एफ दिया गया है, डेल्टा टी एफ दिया गया है, एम मोलरिटी क्या होती है डब्ल्यू बी अपन एम बी यहाँ से पता कर लेंगे। और ये एम बी जो होगा, अगर ये डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व है तो मोलर मास भी कैसा होगा, ऑब्जर्व ही निकलेगा। और ये क्या निकला, ये निकला। आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई, यानी हम मोलर मास के तरीके से भी समझ चुके हैं, कोएगेटिव प्रॉपर्टीज के तरीके से समझ सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि और किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शो अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। आपको तो गिवन क्या है, देखो जरा क्या क्या गिवन है, तो देखो जरा 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब आपको कंडीशन दी गई है कि डब्ल्यू बी कितना दिया गया आपको 2 ग्राम, और आपको डब्ल्यू ए भी कितना दिया गया, आपको दिया गया 25 ग्राम। क्लियर। और ये दिखा गया कि जब हमने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को बेंजीन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया, तब जाके जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना हो गया, वो हो गया 1.62 केल्विन, यानी कि जो सॉल्यूशन का यानी क्या दिया गया, डेल्टा टी एफ, और कितना है 1.62 केल्विन। समझ में आ रही है। आगे क्या बोला गया है, देखो जरा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोलर। तो ये मोलर नहीं, सॉरी मोलर है, क्या है, मोलर। और ये हमारी क्या दिया गया है, के एफ की वैल्यू कितनी दी गई आपको, के एफ की वैल्यू दी गई 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। के एफ कितना है हमारा 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। अब आपको ये भी दिया गया है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड्स। एसोसिएशन बोला गया मतलब आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है, किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। अब आपको अल्फा कैसे निकालोगे, तो मैंने एसोसिएशन वाला फॉर्मूला बताया था। एसोसिएशन में क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, याद है ना। तो मुझे क्या करना है,
एन पता करना है और क्या पता करना, आई। अल्फा कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। अब आई कैसे पता करेंगे, अब आई के बाद में देखो एन पता करो जरा। एन क्या है भैया, यहाँ बोला गया है ना, इफ इट फॉर्म्स डबल मॉलिक्यूल्स यानी डाइमर। डाइमर का मतलब क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। एसोसिएशन मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन मतलब हो गया कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड क्या कर रहे हैं, डाइमर हमारा बना रहे हैं, डाइमर। तो ये बात समझ में आ गई हमारे, यानी एन की वैल्यू हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि 2 हो गई। फिर इसे आगे देख भी लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें आई को पता करना होगा, आई कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब आई को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जर्व तो दी गई है, कैलकुलेटेड यानी थ्योरेटिकल हमें नहीं दी गई है। तो पता कैसे करेंगे, देखो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिया गया हमारे पास C6H5COOH। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से C6 और ये तो कितना हो गया C7 5 और ये कितना हो गया H6 और O2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कितना होगा इसका निकाल लो, 12 × 7 + 1 × 6 + 16 × 2। तो कितना हो जाएगा, 12 7 84 + 6 + 62 32। कितना हो गया 90 + 32 कितना हो जाएगा हमारा 100 और ये कितना हो जाएगा 22 यानी 122 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। अब ये मोलर मास कौन सा है पहले ये पता करो, ये है नॉर्मल यानी कि थ्योरेटिकल, यानी कि ये हमने निकाला है थ्योरेटिकल मोलर मास। क्लियर। हमें क्या करना, ऑब्जर्व निकालना है। तो ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे भैया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हमारी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है डेल्टा TF = KF डॉट मोलरिटी। तो डेल्टा TF कितना दिया गया, डेल्टा TF दिया गया 1.62 इक्वल टू में KF कितना है 4.9 इंटू मोलरिटी क्या होती है WB कितना है 2/MB कैलकुलेट करना है। WB कितना दिया गया 25 × 1000। समझ में आ गई, सॉल्व कर लो। 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये, और 42 कितना हो गया 80 क्या करें MB इधर ले जाओ। MB जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 4.9 × 42 ले जाएगा 80 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.62। 0 से पॉइंट गया 9 8 9 जा 72 के कैरी 7 8 4 जा 32 और 7 कितना हो गया 39। चेक कर लो जरा, 7 8 32 अपॉन 1.62। अब यहाँ से आप क्या करोगे MB कैलकुलेट करोगे। जब MB कैलकुलेट हो जाएगा तो ये MB आपका क्या होगा, ये होगा ऑब्जर्व मोलर मास। क्लियर हो गया ना। ऑब्जर्व कैलकुलेट हो गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई क्या होता है, आई में क्या होता है, ऊपर होता है थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। और थ्योरेटिकल मोलर मास क्या करेंगे 122 अपॉन ऑब्जर्व निकालेंगे और यहाँ से क्या करेंगे आई कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट जरा वीडियो को पॉज करके फटाफट निकालो जरा। देखिए मोलर मास कितना निकला 241.98, ठीक है ना। इसे मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जर्व मोलर मास में तो क्या वैल्यू मिली मुझे I = 0.504। अब देखो जरा ये चेक कर लो कि हमारा आंसर सही तरफ जा भी रहा है गलत तरफ जा रहा है। चेक करो जरा, I की वैल्यू क्या है 1 से कम है, और यहाँ पर क्या बोला गया एसोसिएशन, और एसोसिएशन में क्या होता है 1 से वैल्यू क्या होती है हमेशा कम होती है, यानी कि हम बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं। यहाँ की वैल्यू क्या I < 1 मतलब एसोसिएशन की तरफ जा रहे हैं, यानी हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। I हमारा कैलकुलेट हो गया। अब एसोसिएशन वाले केस हमने क्या बताया था 1 - अल्फा प्लस अल्फा / n। तो क्या करेंगे I = क्या करेंगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा / n। अब n की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, डाइमर है, मतलब क्या हो रही है, यानी यहाँ पर केस क्या हो रहा होगा, यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5COOH क्या कर रहे होंगे C6H5COOH का होल ट्वाइस ये बना रहे होंगे। समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या होगा t = 0 टाइम पर क्या होगा, अगर 1 मोल है और किसी t टाइम पर ये क्या होगा 1 - अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा होगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा अल्फा बाई कितना 2 है तो 2 का डिवाइड कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या होगा यहाँ पर जो I होगा हमारा वो I क्या होगा टोटल, यानी इनको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा / 2
अपॉन टोटल कितना था 1 मोल था, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 बचा, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता करनी है तो क्या करेंगे आई की क्या वैल्यू लेंगे, तो ये क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस के आई, 1 माइनस के आई, और 1 माइनस का आई क्या होगा 1 माइनस आई। अब 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो चाहो तो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 0.504, 0.504। तो जरा इसको मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ, तो क्या होगा इसको मैं ऊपर लेके सोल्व करता हूँ, यहाँ पर ये गया इतने, इसे इधर करता हूँ, देखो जरा तो क्या हो जाएगा 1 ये हटा दो जरा, 1 माइनस 504, इसे सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर जो अल्फा निकल रहा था हमारा अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0.504, इसे सोल्व करोगे तो अल्फा क्या निकलेगा 2, और ये कितना निकलेगा 1 माइनस 0.504 कितना होगा हमारा, ये हो गया 0.496। मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 6 जा 12 2 कैरी 1 2 9 18 1 19 9 कैरी 1 2 4 जा 8 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 कितना हो जाएगा हमारा कितना 2 6 जा 22 कैरी 1 2 9 18 19 1 2 4 जा 8 और 1 और 9 इतना हो गया, और 3 है तो 0.992 इतना हो गया हमारा अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 0.992 इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 99.2%। क्या हो गया, मतलब हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर क्या है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट्स, तो हम क्या बोलेंगे कि 99.2% C6H5COOH एसोसिएट, ये क्या हो गया अल्फा की वैल्यू हमारी, नहीं परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या हो गया, ये जो निकाला गया 99.2% हमारा क्या निकला ये वैल्यू आई। तो यहाँ से हम निकाल के परसेंटेज, वैसे अल्फा की वैल्यू कितनी 0.992। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपको मोलर मास की आपने देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर भी निकाल लिया हमने, किस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या करेंगे, आप अपने बोर्ड लेवल भी यूज़ कर सकते हैं कि आप बोर्ड लेवल बताएंगे कि इस तरह के 2 मॉलिक्यूल है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमें शॉर्टकट यूज़ करनी होगी तो हमने देखा कि डाइमर है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला कौन सा, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कौन सा वाला फॉर्मूला था अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो मैंने यहाँ से आई निकाल लिया, आई निकाला, एन क्या है डाइमर, क्या है डाइमर यानी एन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू तुरंत क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। इस तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ जो हमारा होगा किसके ऊपर, देखते हैं किसकी तरफ होता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहाँ पर हमने निकाला था परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब बात कर रहे हैं परसेंटेज जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन मतलब आयंस में टूट जाना, ठीक है ना। फिलहाल वैसे तो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको सिमिलर तरीके से यूज करके चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको KF की वैल्यू 1.86, आपको क्या दिया गया है 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है WB दिया गया 0.5 ग्राम और WA दिया गया आपको 100 ग्राम, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि जब सॉल्यूशन होगा वो फ्रीज होता है 0.04 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो कि एक एज ए सॉल्वेंट है, तो हम यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो वाटर का जो हमारा निकलेगा TF नॉट वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और जो सॉल्यूशन का है वो कितना दिया गया हमें माइनस के 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से निकलेगा डेल्टा TF, और डेल्टा TF क्या होगा TF नॉट माइनस के TF, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस के 0.24, तो ये क्या हो जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया डेल्टा TF। और ये डेल्टा TF किसका है, ये डेल्टा TF सॉल्यूशन का है, यानी जो सॉल्यूशन हमें अब मिल रहा है उसका हमने डेल्टा TF क्या किया है कैलकुलेट किया है। तो भाई ये बताओ डेल्टा TF कौन सा होगा, ऑब्जर्व या थ्योरेटिकल,
ये होगा ऑब्जर्व। यानी यहाँ पर ये हमने निकाला है ऑब्जर्व, सॉरी मार्कर ढीला हो गया, ये होगा हमारा ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ। यहीं से हम लोग क्या करेंगे मोलर मास, क्योंकि मोलर मास केसीएल, क्योंकि मोलर मास के बेस पे करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें केवल डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व दिया गया, थ्योरेटिकल तो दिया नहीं गया है, तो हम कैसा निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टीएफ के फॉर्मूला लगाएंगे। किससे? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ हमारी कितनी निकली? 0.24। केएफ कितना दिया गया? 1.86। मोलैलिटी क्या होता है? डब्ल्यू बी, ये दिया गया 0.5 ग्राम अपॉन मोलर मास निकालना ही होगा हमें ऑब्जर्व का, अपॉन डब्ल्यू कितना 100 ग्राम इंटू 1000। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एम बी कैलकुलेट करेंगे। एम बी कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से ये गया, 0.5 से ये जीरो गया। अब ये क्या हो गया? एम बी हो जाएगा हमारा 1.86 इंटू 5 अपॉन 0.24। यहाँ से हम क्या करेंगे? अपना एम बी कैलकुलेट करेंगे, और ये जो एम बी निकलेगा वो कैसा होगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब हमें कैलकुलेट कैसे निकालना होगा भाई? कैलकुलेटर का हमें मालूम है केसीएल का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ केसीएल। केसीएल कितना होता है? के का कितना होता है? 39, सीएल का 35.5, तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 74.5। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेटेड, यानी कि थ्योरेटिकल मोलर मास। तो भाई यहाँ से आई निकालोगे, आई कैसे निकलेगा? आई की वैल्यू क्या होती है? थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। थ्योरेटिकल मोलर मास कितना दिया गया? थ्योरेटिकल मोलर मास जो हमें दिया गया 74.5, और ऑब्जर्व हम अभी निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। आपको बोला क्या गया है? यहाँ पर आयोनाइजेशन पूछा गया है, अल्फा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं जो हमारा केसीएल है वो ब्रेक हो रहा है, यानी आयन हो रहा है के प्लस आयन और सीएल आयन नेगेटिव आयन, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं इफ अल्फा मोल डिसोसिएट देन इफ अल्फा मोल डिसोसिएट देन किसके? अल्फा मोल केसीएल के। इफ अल्फा मोल ऑफ केसीएल डिसोसिएट, इफ अल्फा मोल ऑफ केसीएल डिसोसिएट देन टी टाइम 0 पर अगर ये 1 मोल था तो ये होगा 0, तो किसी टी टाइम पर यानी एट टी टाइम पर क्या होगा? 1 माइनस, अगर अल्फा डिसोसिएट होते हैं तो क्या बनेंगे? अल्फा ही बनेंगे, क्योंकि इनटू में कितना है? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिला वो क्या मिला है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा। टोटल कितना है? 1 मोल है। तो आई कितना होता है हमारा? आई होता है ऑब्जर्व्ड एन सॉल्यूट अपॉन थ्योरेटिकल एन सॉल्यूट। ये कितना है? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। आई इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई माइनस के 1। बात समझ आ रही है? अल्फा निकल आएगा हमारा, अल्फा निकल आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो जरा, अल्फा की वैल्यू हमारी जो भी आएगी यहाँ पर क्या होगा? परसेंटेज ऑफ अल्फा। अब परसेंटेज ऑफ अल्फा में क्या करना है? इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ अल्फा। यही आपका हो गया क्या आंसर। जरा बोला वीडियो को पॉज करके फटाफट से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके जरा आंसर सॉल्व करो। देखिए क्या निकला हमारे पास। देखिए मोलर मास कितना निकला? 38.75। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया कहाँ पर? यहाँ पर। तो क्या हो गया? आई की वैल्यू क्या हो गई? 74.5 अपॉन 38.75, क्या वैल्यू मिली? 1.92। 1.92 क्या शो करता है कि आई की वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा, मतलब पक्का क्या होगा? डिसोसिएशन। वो बात वही आ रही है, आयनेशन मतलब डिसोसिएशन ही हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट करी, तो यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू 1.92 पुट करी, क्या हुई? अल्फा की वैल्यू 0.92। तो अल्फा की वैल्यू 0.92 परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर दिया, क्या हो गया? 92%।
इन देखो इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन भी निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन भी निकालते हैं। यानी अल्फा हमें निकालना होगा परसेंटेज की वैल्यू में। अगर परसेंटेज नहीं बोला गया, केवल आपसे बोला गया है कि आप केवल क्या निकालिए, आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट निकालिए या डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट निकालिए, अल्फा निकालने को बोला जाए केवल, तब आप क्या करेंगे, परसेंटेज नहीं निकालेंगे। इस तरीके से क्या बनते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं, जो कि हमारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा होगा आज का मे बी लास्ट क्वेश्चन। मे बी इसलिए हो सकता है मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा क्या है। एट 25 डिग्री सेल्सियस 3 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, 3 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट A in 100 ml of an aqueous solution gave an osmotic pressure of 2.5 atm. What is the nature of solute? Dissociated या associated? If its normal molar mass is 246, यानी आपको बोला गया है कि इस टेम्परेचर पर आपको गिवन क्या है, देखो जरा नोट करते चलते हैं। डब्ल्यू भी आपको कितना दिया गया है, 3 ग्राम। डिजोल्व कितने में किया गया है, वॉल्यूम दिया गया आपको 100 ml। इसे लीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 0.1 लीटर। वाई, बिकॉज आर इज क्या है 0.083 लीटर एटीएम मोल इनवर्स स्केल इनवर्स लीटर में है, इसलिए आपका देखो ये एटीएम में है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस में दिया गया है, 2.5, यानी पाई की कितनी दी गई, 2.5 एटीएम। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट, आपको पता करना है कि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन। अब क्या करोगे, अल्फा निकालोगे क्या, नहीं अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल मोलर मास दिया गया है, हम इस कंडीशन से इसका ऑब्जर्व मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जर्व मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास अगर बिल्कुल सिमिलर आते हैं, इसका मतलब नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। लेकिन अगर मोलर मास हमारा क्या होता है, ज़्यादा आता है, तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन हुआ। अगर हमारे पास नॉर्मल जो हमारा जो ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा, कम आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। तो देखो क्या हुआ, डब्ल्यू बी का 3 ग्राम ये आ गया। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, यानी पाई इक्वल टू क्या हो गया, एन सॉल्यूट अपॉन VRT। मतलब हम जानते हैं क्या, डब्ल्यू इक्वल टू पाई इक्वल टू क्या जाएगा, WB अपॉन MB RT अपॉन V। तो MB क्या करो, इधर ले जाओ, तो क्या होगा, WB RT अपॉन पाई इंटू V। WB कितना है, देखो जरा 3 ग्राम। R कितना है, 0.083 इंटू T कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो T हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273, अभी केल्विन में जाएगा, 538729298 केल्विन। अच्छा अच्छी तरह याद होना चाहिए, 25 को 298 केल्विन में ही चेंज कर देते हैं। और पाई को कितनी है, 2.5 इंटू वॉल्यूम हमारा कितना है, 0.1। इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो मोलर मास निकलेगा वो होगा आपका क्या, ये आपको होगा ऑब्जर्व। क्या होगा, ऑब्जर्व। जैसे सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके, आपको मिलेगा मोलर मास 293। ऑब्जर्व कितना मिला, 293। अब देखो जरा, बिकॉज ऑब्जर्व मोलर मास इज हायर देन नॉर्मल molar mass, it means that solute क्या हो जाएगा, नेचर क्या होगा, solute associated in the solution। क्या होगा, एसोसिएट करेगा। तो हमने आपको क्या बताया, एसोसिएट मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, बड़ा मतलब बड़ा मास हो जाएगा। तो बड़ा मास बन गया, इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा मास हो गया है, इसका मतलब क्या है, बड़ा साइज होगा। तो सारी चीजें किसको शो करती हैं, एसोसिएटेड को। अगर इसका मोलर मास कम निकलता तो हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन हुआ। अगर सेम निकलता तो हम क्या कहते हैं, नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास। बात समझ में आ रही है। हो सकता है आपको पाई भी कैलकुलेट करने को बोलता, या फिर MB ही कैलकुलेट करने को बोलता, या फिर आपको इस तरीके से बोलता, या फिर आपको यहाँ पर अगर आपको आई निकालने के लिए बोला जाता तो आप क्या करते, आई निकाल ही लेते। आई हम कैसे निकालते, अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी निकालने को बोला जाता तो हम क्या करते, यहाँ पर होता थ्योरेटिकल, यानी कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। और नॉर्मल कितना हमारा दिया गया, नॉर्मल अभी हमने निकाला था कितना, ये है 246, और ऑब्जर्व कितना है 293,
3। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू पक्का क्या होगी, i इज लेस देन क्या हो गया, i इज लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन, क्या हो गया है, एसोसिएशन। ये तो मैंने बोला एसोसिएटेड, आप ऐसे भी इसे क्लियर कर सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर निकाल कर भी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -8.0 डिग्री सेल्सियस। आपको KF की वैल्यू इतनी दी गई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये क्लियर ही नहीं है सही तरीके से देखा जाए तो कि ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाने पर होगा या फिर हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बात समझ में आ रही है। यानी ये सिंपल है क्वेश्चन, यानी सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा या फिर आई वाला यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे आपको बोला जाए KCl शुड बी एडेड, अभी तक तो हम लोग किसके बारे में बात करते थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया करते थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जल्दी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो टूट जाए यानी डिसोसिएट हो जाए या जो क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो हम मान के चलते हैं सिंस KCl डिसोसिएट कंप्लीटली देन I इक्वल टू, मैंने क्या बोला, I क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ आयंस, कितने हमारे, एक कैटायन और एक एनायन, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आ रही है, यानी KCl ब्रेक हो जाएगा किसमें, K प्लस और Cl नेगेटिव में। बात समझ में आ रही है, ये 1 है एट टी टाइम 0 पर, जब हमारे डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, तो ऑब्जेक्ट कितना मिलेगा, 2/1, कितना हो जाएगा 2। तो इसे क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 हो गई। अब हमें बात करते हैं वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि TF0 कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो KCl डिजोल्व किया गया है वाटर के अंदर, अब उसका जो लोअर कितना हुआ, -8.0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब जो सॉल्यूशन में कितना हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपको TF दिया गया है कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो गया आपका डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है TF0 माइनस के TF, तो TF 0 माइनस के 8, तो कितना हो गया डेल्टा TF, डेल्टा TF हो गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है, डेल्टा TF कितना हो गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करोगे, डेल्टा TF इक्वल टू लगाओगे IKF डॉट मोलरिटी। मोलरिटी ही क्यों यूज की हमने, फॉर्मूला यही हमारा था। सेकंड केस क्या था कि यहाँ पर ये बोला गया हाउ मेनी ग्राम, तो देखो जरा ये डिजोल्व किया गया 1 kg ऑफ वाटर में, और हमारा अगर देखा जाए तो मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जो हमारी मोलरिटी निकलेगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W भी हमारा वही होगा, यानी कितना ग्राम होगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। पहले मोल निकाल ले रहे, मोल से क्या निकाल लेंगे, मास। हमने क्या किया, डेल्टा TF इक्वल टू IKF डॉट m, और डेल्टा TF कितना, I इक्वल टू 8 और I कितना है 2 डॉट KF कितना है 1.86 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी कैसे सॉल्व करोगे, 2 4 जा 8, और जी इसे सॉल्व करो जरा, 0.44 है 16, 2 26 हो गया, 4 8 6 24 2 5, यानी 0.465, ये आपका क्या हो गया, मोलरिटी हो गई। ठीक है ना। अब ये आपकी मोलरिटी होगी, चेक कर लो दोबारा से सही है कि नहीं सही है। डेल्टा टी हमारा 8 था, ठीक है, I 2 है, KF हमारा 1.86 है, तो मोलरिटी हमारी क्या करनी है, निकालनी है। अब मोलरिटी हमें निकालनी है, ठीक है, तो मोलरिटी हमारी होगी 0.465 ग्राम। अब मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी मतलब होता है 0.46 ग्राम, यानी कि इट मीन्स दैट क्या हो गया 0.465 ग्राम ऑफ KCl। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो मोलरिटी निकली है वो निकली है 0.465, और वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि 0.465 ये निकली है। जब इसको सारा सॉल्व करके देखते हैं एक बार, और पूरा निकला है क्या, सॉरी दोबारा करता हूँ मैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व्ड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर
टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना -8 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो केसर डिजोल्व किया गया वाटर में टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टू -8 डिग्री सेल्सियस। तो 0 था वाटर का, कितना होगा -1। तो एलिवेशन कितना हुआ, डिप्रेशन कितना हुआ, डिप्रेशन हुआ हमारा कितना, तो देखो हमारा TF0 प्योर कितना होता है वाटर के केस में, वाटर के केस में बात कर रही है तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन के केस में हमारा TF कितना हो गया, ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF क्या होता है, ये होता है TF0 - TF, मतलब 0 -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा TF निकलेगा हमारा क्या, 8 डिग्री सेल्सियस। पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, यहाँ पर जो केसीएल है वो एक तरीके से क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सॉलिड वो क्या होते हैं, या तो डिसोसिएट होते हैं जनरली, ठीक है ना, या फिर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट दिया गया है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है एसोसिएट, तो बोला गया है। ये हमें पता क्या ये सॉल्ट है, क्या होगा डिसोसिएट होगा। हम क्या मान के चलेंगे, हमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि ये नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन यूज करना है या आई का यूज करना है। तो देखो ऐसे केसेस में हम मान के चलते हैं कि ये हमारा केसीएल एक सॉल्ट है तो ये क्या होगा डिसोसिएट होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर एक तरीके से बोला नहीं गया कि कितना परसेंटेज है या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालो, कुछ नहीं बोला गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। और कंप्लीट डिसोसिएशन है तो मैंने आपको क्या बताया, आई की वैल्यू क्या होगी, जितने नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे आइंस होंगे। तो देखो जरा इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, देखो जरा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं सिंस KCl डिसोसिएट कंप्लीटली, देन जो आई होगा वो क्या होगा 2 होगा। निकालने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, KCl है K + Cl नेगेटिव टूटेगा। चलो इसे हम इक्विलिब्रियम साइन वाला बना देते हैं तो क्या होगा, T = क्या होगा 0 टाइम पर क्या होगा, ये 1 मोल, ये 0 मोल। T टाइम पर क्या होगा, T टाइम पर जब ये बिल्कुल डिसोसिएट हो जाएगा यानी ये 0 हो जाएगा तो ये 1 मोल ये भी होगा तो ये भी 1 मोल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ऑब्जर्व एंड सॉल्यूट कितना होगा 1 + 1 कितना हो गया 2। और जो हमारा थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल एंड सॉल्यूट कितना होगा हमारा, वो होगा केवल 1। तो आई क्या होगा हमारा ऑब्जर्व एंड सॉल्यूट, और ये क्या होगा हमारा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्यूट कितना होगा 2/1। तो आई के लिए कितनी होगी 2। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो पूरी तरीके से, या आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ना। तो आई के लिए कितनी निकली 2, डेल्टा टी कितना 8 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला पर क्या होता है डेल्टा TF = IKF.m। तो मोलरिटी आप निकालोगे यहाँ से, तो मोलरिटी कितनी निकली डेल्टा TF कितनी 8/I की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 2 × KF कितना 1.86। तो मोलरिटी आप जैसे निकालो तो मिलेगा 2.15। ये क्या है, ये है 2.15 मोल पर केजी। ये क्या दिया गया, ये बोला गया 2.15 मोल क्या है KCl डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और आपसे क्या बोला गया था, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl शुड बी एडेड टू इन 1 kg। 1 kg बोला गया, ये भी हमारा मोलरिटी क्या होता है 1 kg में ही होता है। तो हमें यहाँ पर एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, कितना मिल गया 2.15। अब हमें मालूम है क्या, क्योंकि 1 मोल ऑफ KCl, या फिर ऐसे कह सकते हो क्या कि मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ KCl, मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl कितना होता है, K का कितना होता है 39 प्लस कितना होता है 35.5। इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 74.5 ग्राम पर मोल। यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं 74.5 ग्राम होते हैं। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हम क्या मिलेंगे, इट मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl = कितना हो गया 74.5 ग्राम। तो क्या होगा 2.15 मोल ऑफ KCl कितना हो जाएगा 74.5 × 2.15। ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा आंसर। जरा से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। चलिए तो हम क्या देखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160.2 ग्राम। यानी हमें ये क्लियर हो गया आंसर में कि हमारा क्या होगा आंसर, इस तरीके से कि नोट हो गया कि 160.2 ग्राम ऑफ KCl क्या हो जाएगा शुड बी एडेड इन 1 kg ऑफ वाटर। ये आपका क्या हो गया
आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हमें यहाँ पर हमने किस तरीके के क्वेश्चन देखे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। इसी तरीके से वेपर प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी इसकी न्यूमेरिकल शीट देने वाला हूँ, और इस न्यूमेरिकल शीट में क्या होगा, इसके सारे न्यूमेरिकल्स पड़े होंगे। आप क्या करेंगे, फटाफट पहले से क्या करेंगे, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को न्यूमेरिकल थे पहले उन्हें लगाएंगे। उन्हें लगाने के बाद जब सारे हो जाएंगे क्लियर, फिर उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक एक करके पहले कंसेप्ट पुराना देखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड, यानी कि जो मेरा लास्ट वीडियो था उसको अच्छे से क्लियर करने के बाद फिर ही इसकी न्यूमेरिकल्स लगाने की क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हमारे हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोई भी क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर करके भेज सकता है। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।